नमस्कार। वृद्धि लीगल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट निशांत मिश्रा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विधि मंच पे किस तरीके से भीड़ तय कर दे रही है और निर्णय ले रही है कि कोई भी व्यक्ति अपराधी है या अपराधी नहीं है। आजकल हम लोग खबरों में बहुत सुन रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हो रही है या फिर भीड़ कहीं ना कहीं न्याय दे रही है, लेकिन क्या वाकई में ये न्याय है या फिर ये अन्याय है? आज हम लोग इसी की पे चर्चा करेंगे कि क्या भीड़ तंत्र या मॉब लिंचिंग को डिफाइन किया जा सकता है? क्या भीड़ को डिफाइन किया जा सकता है? क्या इस पे कोई कड़े कानून बनने का प्रावधान लाया जा सकता है? और क्या कारण है मॉब लिंचिंग के और आखिर इसका सलूशन क्या है? इसी चीज पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास पैनल जुड़ा हुआ है और आज मैं अपने पैनलिस्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। सबसे पहले हैं एडवोकेट राहुल तिवारी जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं शिव नमन, जो कि हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हैं। तो शुरू करते हैं इस चर्चा को। और सबसे पहले मैं राहुल जी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मॉब लिंचिंग को डिफाइन किया जा सकता है? यस सर, बिल्कुल मॉब लिंचिंग को डिफाइन कर सकते हैं। राजस्थान ने अभी रिसेंटली बिल पास किया है मॉब लिंचिंग पे। तहसीन पूनावाला जजमेंट जब आई थी 18 जुलाई 2018 को, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को डिफाइन किया था। सर, ये कुछ नहीं है, ये एक जब भी दो से ज्यादा लोग जो एक भीड़ का रूप ले लेते हैं, ये खुद से जाके किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी को जाके मार देते हैं या उसे बांध के उसके साथ कुछ भी अन्याय करते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन है मॉब लिंचिंग का, कि कोई भी एक क्राइम किया हुआ जी, एक चार पांच लोग जो मिलके क्राइम कर देते हैं उसी को। और सर, जैसे आप देखेंगे कि एक इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, जुडिशरी से लोगों का फेथ उठ रहा है, और आज का जैसा इन्वायरमेंट हो गया है कि हर किसी के मन में किसी न किसी के लिए एक नफरत बन गई है। तो वो नफरत आपकी कुछ भी हो सकती है, और इसमें वो नफरत आपके सिर्फ रिलीजियस बेसिस पे नहीं है, वो नफरत आपकी किसी चीज के लिए हो सकती है। सामने वाला चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, या कोई भी इंसान जिसकी आपके व्यू पॉइंट से नॉन कोरोबोरेशन हो, चाहे वो होमोसेक्सुअल हो या इनफैक्ट वो आपके विचारधारा से बेसिकली आपसे जो ना मिलता हो। जैसे हम जैसे एडवोकेट्स हैं, हमने पढ़ाई करी है, हमें पता है सेक्युलरिज्म क्या है। तो उस भीड़ के लिए सेक्युलरिज्म गलत चीज हो सकती है, क्योंकि उन्हें या तो गजवाए हिंद चाहिए या उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए, जिसकी दोनों हमारे संवैधानिक देश में जिसमें कोई जगह नहीं है। तो वही एक भीड़ तंत्र को तय करती है कि जब एक लोग कलेक्टिवली अपनी हेट्रेड को पब्लिक में ले आते हैं। जी, शिवा, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जैसा कि राहुल जी ने बताया कि भीड़ तंत्र को डिफाइन किया जा सकता है, तो भीड़ तंत्र को तय करने से पहले ये चीज शायद जानना ज्यादा जरूरी है कि भीड़ किसे कहेंगे। क्या आपको क्या लगता है कि किस संख्या को हम भीड़ कहें? जैसा कि राहुल जी ने कहा कि दो या दो से अधिक लोगों को हम भीड़ कह सकते हैं, क्या आपको भी यही लगता है कि दो या दो से अधिक लोगों को भीड़ कहा जा सकता है, या कुछ और संख्या आपके अनुसार होनी चाहिए? सर, जैसा कि राहुल सर ने बोला वो एकदम ही सटीक माना जाएगा, क्योंकि दो से ज्यादा लोग जब कहीं पे एकत्रित होके जिनकी मानसिकता सेम तरह की है, अगर वो बिना कोर्ट के ट्रायल के किसी को सजा सुना देते हैं, उससे प्रताड़ित कर देते हैं, तो हम उसे मॉब लिंचिंग बोल सकते हैं। ये मॉब लिंचिंग डेमोक्रेसी और मोबोक्रेसी के बीच के डिफरेंस को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। जब 2015 में अखलाक का केस सामने आया था, तब उसे सिर्फ और सिर्फ इस आशंका पे मार दिया गया था कि उसने बगल के पड़ोसी के बछड़े के साथ कुछ गलत कर दिया है। मैं ज्यादा कम्युनल पॉइंट पे नहीं जाऊंगा, लेकिन बिना ये तय किए या बिना किसी शंका के ये तय कर लेना कि सामने वाला हमसे अलग विचारधारा रखता है या उसने हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हैम्पर किया है, इस तरीके से अगर किसी को दंडित करते हैं तो उसे हम मॉब लिंचिंग बोलते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जुडिशियल इंस्टीट्यूशन से राहुल जी ने बोला कि एक भरोसा उठ रहा है, आस्था जिसे हम पहले कहते थे कि लॉर्डशिप्स पे आस्था होती थी, वकीलों की भी और नागरिकों की भी, कहीं ना कहीं वो कम हो रही है। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है मॉब लिंचिंग का कि लोग अब कोर्ट जाने से पहले खुद ही फैसला करने आप पसंद कर ले रहे हैं?
या ये सर आसान आसान तरीका है निर्णय लेने का, न्याय कर देने का लोगों के लिए? नहीं सर, तरीका तो ये बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे कि वाजिब है, क्योंकि आज अगर किसी ने किसी और के साथ मॉब लिंचिंग की है, तो कल अगर उसकी खुद की विचारधारा अगर सामने वाले इंसान से नहीं मिलती है, तो वो फिर एक गुट बना के उसे मारने के लिए आ जाएगा। लेकिन वही है कि स्टेट का एक बहुत बड़ा रोल है मॉब लिंचिंग के लॉ के लिए। अगर तहसीन एस पूनावाला ने एक मांग रखी थी कि सेंट्रल का एक लॉ इस पे आना चाहिए, क्योंकि SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के आने के बाद कहीं ना कहीं SC ST कम्युनिटी के ऊपर जो भी किसी भी तरह का अटैक होता था वो अब नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर सेंट्रल कोई लॉ लाता है तो उस पे अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, तो लोगों को एक डर भी रहता है, और फिर ये भी एक मन में रहती है आशंका कि अगर हम करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। ऐसे उन्हें ये लगता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस भी स्टेट के जो पॉलिटिशियंस हैं उन उनसे उन्हें प्रोटेक्ट कर लेगी। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। राहुल जी, जैसे शिवा ने बोला कि मैं कहूंगा, हाँ जी, हाँ जी, जो कहिए। ये कह रहे हैं कि भीड़ का आप जो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, सर भीड़ का मतलब वो नहीं है कि जो लोग उन्हें मार रहे हैं। भीड़ का मतलब सर, ये मॉब लिंचिंग केवल इंडिया की फिनोमिना नहीं है। इवन इन USA में भी स्टार्ट हुआ था, जब वहाँ रेसिज्म अपने चरम पर था, जब वहां पे जो ब्लैक्स होते थे, जिन्हें नीग्रोस बुलाते हैं, उनको एक भीड़ आती थी और सिर्फ इसलिए मार देती थी क्योंकि वो ब्लैक्स जी, और जी, वहां भी। और जैसा हमारे दूसरे आदरणीय पैनलिस्ट ने बताया कि भीड़ का काम क्या है, जैसे तबरेज झारखंड में रिसेंटली केस हुआ, तबरेज बिल्कुल। का केस हुआ, चाहे अखलाक का केस हुआ, इसमें भीड़ ने जुर्म क्या था, एक वक्त के लिए अगर हम मान भी लेते हैं कि सामने वाले ने कुछ जुर्म किया था, तो जुर्म क्या था, चोरी करी थी तबरेज में, ठीक है, उसके लिए आपने उसको जान से मार दिया। क्या चोरी की सजा इस देश में मृत्यु दंड तो नहीं है? नहीं। और दूसरा सर, भीड़ वो भी है, जैसे गौरी लंकेश एक जर्नलिस्ट थी, उनका मर्डर होता है जी। JNU जनवरी 6 2020 को अटैक हो जाता है, वहां के स्टूडेंट्स पे अटैक होता है, तो वो एक भीड़ ने अटैक किया उनको, गौरी लंकेश को 2-3 लोगों ने मिलके मारा, जी। लेकिन एक बहुत बड़ा समुदाय वो भी है जो घर बैठा इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि अच्छे गौरी लंकेश का मर्डर हुआ, बहुत अच्छा हुआ, या JNU जैसे इंस्टीट्यूट्स पर अटैक हुआ, ये भी बहुत अच्छा हुआ। तो जो लोग इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो जाने अनजाने में भी उस भीड़ का हिस्सा है। चाहे कश्मीर के स्टोन पेल्टर्स हो, चाहे राम रहीम के ट्रायल के वक्त जो भीड़ ने चंडीगढ़ में पंचकुला कोर्ट के प्रेमाइस पे अटैक किया हो, वो सब एक भीड़ का हिस्सा है। ये चीज एक्टिवली उसके पार्ट है, चाहे एक्टिवली उसके पार्ट नहीं है, ये चीज है। लेकिन राहुल जी, इसमें मैं एक चीज जो है आपसे पूछना ये चाहूंगा कि अगर मैं भीड़ को, जैसे आपने बोला कि 2-3 लोगों ने मार दिया गौरी लंकेश जी को, अब उस सिनारियो में देखा जाए तो 3 लोग एक कॉमन इंटेंशन और जॉइंट लाइबिलिटी के साथ गए, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में गए, और जहां भीड़ तंत्र की बात की जाती है परिचर्चाओं में सामाजिक रूप से, उसमें है कि जो भीड़ है वो डायरेक्शनलेस होती है, उसका चेहरा नहीं होता, जैसे अभी शिवा ने भी बोला कि चेहरा नहीं है तो आप सजा कैसे देंगे, और एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की गैंग को भीड़ से कैसे आप अलग कर पाएंगे फिर? सर मैं वही आपको कह रहा हूँ सर, जैसे रिसेंटली पालघर की घटना हुई, पालघर की घटना क्यों हुई कि क्योंकि एक फेक न्यूज फैल गया कि 2 लोग साधु का भेष में चाइल्ड लिफ्टिंग कर रहे हैं या चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, तो उस गुस्साई भीड़ ने जाके हमला कर दिया उसके ऊपर। ये तो हो गई सर मॉब लिंचिंग। और जो आप कह रहे हैं कि चेहरा नहीं है, आप इसको, मैं कह रहा हूँ आप इसे ब्रॉडन करिए। जो आपने कहा कि कॉमन इंटेंशन और जॉइंट लाइबिलिटी के साथ गौरी लंकेश का मर्डर होता है, या एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जाके किसी एक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के ऊपर आप हमला कर देते हैं, सर वो अलग क्राइम है। आप मॉब का हिस्सा, उस भीड़ का हिस्सा तब बन जाते हैं जब आप घर बैठे उस न्यूज को पढ़ते हैं और आप फेसबुक इन सब पे जाके एक पोस्ट करते हैं कि बहुत अच्छा हुआ इन देश के गद्दारों के साथ, तो आप ऑफिशियली तो उस चीज का चेहरा नहीं है ना ही आप उसके है, आप उस भीड़ में छुपे हुए हैं जो उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। हो सकता है कि एक लखनऊ का आदमी है, एक जयपुर का आदमी जिसने ये न्यूज पढ़ी और उसने जस्टिफाई किया, अरे हाँ
इनके ऊपर हमला हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जैसे 30 जनवरी की घटना थी, उस लड़के ने जो शाहीन बाग और जामिया के प्रोटेस्टर के ऊपर गोली चला दी थी, कितने लोग थे जिन्होंने उस चीज को जस्टिफाई कर दिया। तो जो भी लोग इस तरीके की वायलेंस को जस्टिफाई कर दे रहे हैं, वो भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं पैसिव। ये चीज है सर। और क्या कारण है, जैसे कि शिव नमन ने बोला कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लेजिस्लेट करने के लिए लॉ को लेकर के। तो शिवा, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंगली क्या वर्तमान समय में स्टेट की जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लॉ बनाने के लिए, क्या वहीं स्टेट की लाइबिलिटी ये भी नहीं बनती कि हम प्रिवेंट करें इस तरीके की अफवाहों को फैलने से और मॉब लिंचिंग को रोकने से? सर बिल्कुल ये रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की बनती है, क्योंकि जहां तक बात की जाए ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो होते हैं, उसमें अगर आप देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक में जितने लोग नहीं मरते हैं उससे ज्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये हो जाता है कि टेररिज्म का इम्पैक्ट जो सोसाइटी पे पड़ता है उससे वो पूरी सोसाइटी स्टैंड स्टिल हो जाती है। और इसी को कहीं ना कहीं अगर जो तहसीन है पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि प्रिवेंटिव और रेमेडियल मेजर्स को कैटेगराइज करके 11 पॉइंट्स में बताया था। तो अगर वही सारे मेजर्स स्टेट रेमेडियल मेजर्स को अच्छे से फॉलो करे तो प्रिवेंटिव मेजर्स की कहीं ना कहीं बोलते ना प्राथमिकता लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स और रेमेडियल मेजर्स में एक बैलेंस बना के चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो नोडल ऑफिसर स्टेट अपॉइंट करेगा, जिसे कि एक डीएसपी रैंक का ऑफिसर असिस्ट करेगा, तो वो कहीं ना कहीं जो भी हेट न्यूज होगी या फेक न्यूज होगी जो कि इंस्टिगेटर्स इंस्टिगेट करने के लिए लोगों को इस्तेमाल करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं उस चीज को प्रिवेंट करेगी। और अगर सजा बढ़ा दी जाएगी, मॉब लिंचिंग में जो भी गिरफ्तार किया जाता है, अगर उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 6 महीने के ही अंदर सजा सुना दी जाएगी और विक्टिम के फैमिली को कंपनसेशन स्कीम के थ्रू स्टेट भी मदद करे और जो एक्यूज है उससे भी कुछ ना कुछ बोलते हैं कंपनसेशन लिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इफेक्टिव होगा। राहुल जी, इस पे बहुत सारे लॉज अभी आए हैं, यूपी में ऑर्डिनेंसेस भी पास हुए हैं कि जो लोग किसी भी तरीके के दंगे में हैं, अगर वो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाते हैं तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से वसूला जाएगा। अभी हाल में ही ऑर्डिनेंस आया है 2020 का एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत, जिसमें है कि अगर आप कोरोना वॉरियर्स की किसी प्रॉपर्टी को आप क्षति पहुंचाते हैं तो 2 गुना तक आपसे वसूला जाएगा आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से। तो क्या इस तरीके से मॉब लिंचिंग को भी तय किया जा सकता है? 2 चीजें होती हैं सर। जो जिसकी बात आप कर रहे हैं वो है राइट्स। बिल्कुल, राइट्स जैसे आप कहते हैं दंगे, ठीक है सर। तो ये जितने भी ऑर्डिनेंस आए हैं, ये सब इंडिकेट करता है कि कहीं आप दंगे करते हैं और उन दंगों में आपका नाम आता है तो आपकी प्रॉपर्टी बेच के उन दंगों में हुए नुकसान की भरपाई करी जाएगी। जी, लेकिन अभी जो एपिडेमिक एक्ट में ऑर्डिनेंस आया है 2020 का, उसमें यह भी है कि अगर भीड़ कभी कभी दौड़ के चली आती थी, जैसे अभी हाल में ही आपने देखा पटियाला में भीड़ आई और एएसआई के हाथ को काट दिया। अभी मुरादाबाद में यही हुआ, भीड़ आई और स्टोन पेटलिंग करने लगे पुलिस वालों पे, डॉक्टर्स पे, एम्बुलेंस में को पूरा तहस नहस कर दिया। उस कंडीशन में भी अभी ऑर्डिनेंस आया है कि मॉब लिंचिंग इस तरीके से अगर कोरोना वॉरियर्स के अगेंस्ट में होती है तो उनकी संपत्ति ली जाएगी, 7 साल तक की सजा है। एक प्रिवेंटिव मेजर्स के टाइप में हुआ, ये कोई कानून नहीं हुआ ना सर। सर जैसे इंदौर में भी, जैसे आप अगर आप देखेंगे कि मॉब लिंचिंग क्यों होते हैं, तो सर फॉर केसेस ये है कि पहला कारण है कि फेक न्यूज। चाहे इंदौर का भी हो कि इंदौर की उस पर्टिकुलर जनता में ये फैला दिया गया कि जो डॉक्टर्स की टीम आ रही है वो आपको इंजेक्ट कर देगी कोरोना वायरस के इंजेक्शन से, सबको हो जाएगा। तो वहां पे वो भीड़ उदग्र होके उन्होंने स्टोन बेल्टिंग स्टार्ट करी। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक सर्टेन टाइम लिमिट के लिए लिया गया एक प्रिवेंटिव मेजर्स है। और जिस जरूरत है, जैसे मासूका लॉ की बात करी गई थी, मानव सुरक्षा कानून की बात करी गई थी, या तहसीन पूनावाला जजमेंट में जो 3 प्रिवेंटिव मेजर्स और भी तरीके के मेजर्स बताए गए थे, प्यूनिटिव मेजर्स बताए गए थे, वो एक इंडिकेट कर रहा है कि स्टेट को एक पर्टिकुलर एक कानून बनाया जाए जिसमें एक मॉब लिंचिंग जो है एक सेपरेट ऑफेंस हो। ठीक है, ये चीज है। जो आप कह रहे हैं वो एक
पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए लिया हुआ प्रिवेंटिव मेजर्स है कि कहीं ना हो जाए। और कि जैसा ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है सर, चाहे आप ठीक है सर, आप हेट क्राइम को आप हटा भी देते हैं, चलिए आपने पालघर क्राइम को हटा दिया, पालघर जो डिस्ट्रिक्ट में हुआ 2017 की बात है या 16 की बात है, सिंगरौली में एक पागल औरत के बारे में फेक न्यूज फैल गई कि ये एक चाइल्ड लिफ्टर है, भीड़ आती है, उसने उसको मार दिया। साउथ में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में एक चाइल्ड लिफ्टर होने की एक फेक न्यूज व्हाट्सएप में वायरल हो गई, एक भीड़ आती है उसको मार देती है। उसी तरह इसमें सर, इसमें कोई भी मुस्लिम तो नहीं है, इसमें है झारखंड में भी चाइल्ड स्मगलिंग के नाम पे 6 लोगों को मार देती है एक भीड़। तो सर यहाँ पे बार बार यही कहना है कि अर्लियर जो आपने एक नफरत जो पैदा करी गई थी सोशल मीडिया और दूसरे मीडियम के तहत कि नहीं ये पर्टिकुलर रिलीजन के लोग गलत हैं या चाहे वो गलत हैं, वो धीरे धीरे वो मॉन्स्टर कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी आ जाता है। आप अगर मैं आपको 2 केसेस का एग्जांपल दूंगा कि सर अखलाक केस हुआ था, अखलाक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे सुबोध कुमार, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को मारने वाली जो भीड़ थी 3 दिसंबर 2018 को, उसमें तो सर कोई मुसलमान नहीं था या था, मतलब यही अज्यूम किया जा सकता है। या मोहम्मद अयूब, लेकिन भीड़ का रिलीजन कैसे तय किया जाए? आपने कहा जैसे सुबोध जी को मारने वाला कोई मुसलमान नहीं था, या अखलाक को मारने वाला कोई हिंदू था या मुसलमान था? अरेस्ट हुए थे, मैं बिकॉज मैटर सब जुडिस है तो किसी का नाम ऐसे लेना ठीक नहीं है। जो अरेस्ट हुए थे उनको गारलैंड के बाद में उनकी बेल भी जल्दी हो गई, उनको उनपे जो थे उनपे जो चार्जेस लगाए गए वो भी कोई हार्श नहीं थे। जो तबरेज इंसिडेंट हुआ 2019 में, उसमें तो इनिशियल चार्जशीट में ये बोला गया कि तबरेज को इंटरनल इंजरीज के कारण डेथ हुई। ठीक सर, आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मोहम्मद अयूब पंडित, ही वाज अ डीएसपी इन कश्मीर। उसकी मस्जिद में एक जगह पे एक भीड़ को इकट्ठा होने से रोका, कुछ उनके प्रिवेंटिव रीजंस होंगे, वहां पे किसी बात पे बहस हुई और बहस इतनी आगे बढ़ गई कि भीड़ उदग्र हुई फिर से और उसने उस भीड़ को मार दिया। तो सर सेफली अज्यूम कि जो वहां पे जो भीड़ थी, जो वो भी श्रीनगर में जो आई गेस 99% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, उस वहां पे तो भीड़, वहां पे तो हिंदूज नहीं होंगे ना सर। ठीक है। और फिर जैसे आप दूसरा है काउ विजिलेंटीज, आप देख लीजिए, गौरक्षक सर 2016 में अब्बास को मारने वाली जो भीड़ थी वो सब गौरक्षक थे। रकबर खान जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में मारा गया, ठीक है सर, उसको भी काउ स्मगलिंग के लिए मारा गया। झारखंड अलीमुद्दीन केस था, ठीक है सर, उसको भी काउ स्मगलिंग ने मारा गया। और सर 11 एक्यूज जो थे उसमें, जिनको झारखंड हाईकोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजन दिया, उसमें भी कोई मुसलमान नहीं था। तो वी कैन सेफली एज्यूम कि अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन करी जाए और अभी से आप एक प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, इस चीज को रोका भी जा सकता है और आप रिफॉर्मेटिव मेजर्स के लिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके के इंसिडेंट के लिए किस कम्युनिटी के लोग जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, ये चीज। तो यानी कि अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रिवेंटिव मेजर में, तो प्रिवेंशन क्या हो सकता है? क्या अवेयरनेस हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है? सर सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स में से होने से पहले सर कहते हैं कि लॉ स्टार्ट्स विद ह्यूमन बिहेवियर। फाइन। आप भी एक पैनलिस्ट, मैं लॉ स्टूडेंट है, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। सबसे पहले जरूरी होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का। अब जैसे हमारे देश में डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 में ही बन गया था, लेकिन अगर आप पिछले जो रिसेंट एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखिए तो डाउरी डेथ की संख्या ही मेरे हिसाब से 9000 से कम नहीं है। तो सर पहली बात ये है कि जो फेक न्यूज होती है उसमें जरूरी है कि सबसे पहले किसी के आपके पास कोई भी फॉरवर्ड आता है, सबसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है, आपको सोशल मीडिया से कुछ पता लगता है, तो पहली बात आप उस पर यकीन ना करें। दूसरा, अगर आपको भी वो चीज रिलायबल लगता है तो आप मल्टीपल सोर्सेज से क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। और ये चीज होती है सर कि हमें मास स्केल पे अवेयरनेस की जरूरत है। अगर हम सोसाइटी लेवल की बात करें तो हमें वी नीड टू टॉक टू ईच अदर। जैसे सर पद्मावत प्रोटेस्ट हुआ था,
अब वो प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो गया कि झारखंड हाई कोर्ट में एक बंदे ने तिरंगा हटा के वहां पे भगवा झंडा फहरा दिया था। आप समझ रहे हैं सर? तो सर वो भी एक मॉब, एक तरीके का मॉब वायलेंस है कि सर आपके अंदर की नफरत को इतनी जल्दी आउटसाइड एलिमेंट्स इतनी जल्दी इंस्टिगेट कर दे रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट्स हो जाएंगे तो वहां पे भीड़ बेकाबू हो जाएगी। तो सर स्टार्ट हो जाता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से। और दूसरा सर बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट उसके वापस से इनके ऊपर अब कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करे यूनियन ऑफ इंडिया पे, बिकॉज आई गेस करीब करीब अब 2 साल होने को आ गया है तहसीन पूनावाला जजमेंट का के लिए, और जहाँ पे 6 महीने का समय दिया गया था कि एक लॉ लाइए। राजस्थान गवर्नमेंट लॉ ला चुकी है, लेकिन सेंटर लेवल पे अभी भी कितने लेजिस्लेटर आप कहते हुए सुन लेंगे कि नहीं वी हैव इनफ लॉज लाइक 302 323 आईपीसी के 141 148 153 कि वी हैव इनफ लॉज टू डील विद मॉब लिंचिंग, जो कि गलत है सर। वी नीड अ सेपरेट लॉज फॉर मॉब लिंचिंग व्हिच डिफाइंस कि मॉब लिंचिंग क्या है, और एक उस लॉ आने के बाद ये भी होगा कि कितने एनजीओ इन सबको भी मदद मिलेगी कि एक मास स्केल पे अवेयरनेस फैला पाए, जिससे, क्योंकि सर बेसिक मकसद क्या है कि मॉब लिंचिंग हो इसलिए रही है क्योंकि लोगों के अंदर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए एक हेट्रेड है। अब एक जो राइटिस्ट लोग हैं उनके लिए लेफ्टिस्ट लोगों की तो बात नहीं सुननी है, उनके लिए तो बस वो सिंपली एक गद्दार है। उनकी बिना बात किए हुए आप एक जजमेंट पास कर दे रहे हैं कि नहीं नहीं ये इंसान उस विचारधारा का है, ये इंसान गलत होगा। तो सर अगर आपने वो चीज अपने अंदर ले आई है तो कहीं ना कहीं आप भीड़ का हिस्सा इनडायरेक्टली बन जाते हैं, और जिस दिन एग्रेशन लेवल आप में ज्यादा आ जाएगा, आप कभी ना कभी जाके उस भीड़ का हिस्सा बन के वहां घर से बाहर निकल के आप उसके जान से मार देंगे। शिवा, जैसे कि ये लग रहा है कि इनटॉलरेंस बहुत बड़ा कारण है कि अगर मैं इनटॉलरेंट हूं किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति या एक समाज के प्रति, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा रूप धारण कर सकता हूं जो कि भीड़ तंत्र पे तब्दील हो जाए। तो क्या शिवा ये आप बताइए कि इस चीज को, इस इनटॉलरेंस को क्या एजुकेशन और अवेयरनेस या किसी और मेजर से या किसी तरीके से क्या रोका जा सकता है या खत्म किया जा सकता है क्या? सर कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है हमारे पॉलिटिशियंस का, क्योंकि स्टेट लेवल पे अगर पुलिस ऑफिसर्स को पॉलिटिशियंस का सपोर्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं उसी वजह से ज्ञानदेव आहूजा जो कि बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं और जसवंत यादव जो कि लेबर मिनिस्टर राजस्थान के थे, तब उनका जो भी स्टेटमेंट था वो इस तरीके का था कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना मोटिवेशन दिखाया उन लोगों के लिए जो कि मॉब लिंचिंग का हिस्सा थे। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही वो भी पार्ट बने मॉब लिंचिंग का। तो कहीं ना कहीं जो सजेशंस दिए थे एस पूनावाला और संजय तहसीन एस पूनावाला और संजय हेगड़े ने कि कहीं ना कहीं आप डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी जो पब्लिक ऑफिशियल्स पे इम्पोज करेंगे, इससे कहीं ना कहीं उनकी अकाउंटेबिलिटी जो कि मॉब लिंचिंग को रोकने के काम आएगी। तो अगर इन चीजों को कॉर्पोरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा और अवेयरनेस भी फैलेगी, और किसी भी तरह की बोलते हैं ना प्लान्ड वे में जो ये बोला जाता है कि भीड़ कभी भी मोमेंटस होती है, ऐसा नहीं होता। मॉब लिंचिंग के केस में मोमेंटस तो होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत वेल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड भी होती है। अच्छा राहुल जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि जैसा कि आयु पंडित जी के केस में भी हुआ कि वो एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे एक मस्जिद के बाहर गए और उन्होंने कोशिश की लोगों को समझाने की या दूर करने की या वहां से हटाने की, एकाएक लोग वहां पे भड़क गए और भीड़ तंत्र को अपना लिए। जब चीजें तुरंत के तुरंत अचानक से हो जाती है तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? क्या इसको प्रिवेंट करने के लिए मॉब लिंचिंग के कोई कानून बन सकते हैं? सर कानून से पहले मैं 2 चीज आप समय लूंगा और एक भी बताऊंगा। सर संस्कृत में एक श्लोक है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा हे मृत्यु लोके भूवि भार बोलता मनुष्य रूपे मृगाश्चरंती। अर्थात कि जिस इंसान में विवेक नहीं है,
जिस इंसान में ज्ञान नहीं है वो इस धरती पे एक बोझ है और मनुष्य के रूप में एक घास चरता हुआ जानवर है। सर सबसे पहले बात मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के साथ यही कहूंगा कि सर पॉलिटिशियन का तो रोल है ही, पॉलिटिशियन हमारे बीच से जा रहे हैं और हम जिस अगर कोई पॉलिटिशियन नफरत की बातें कर रहा है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि उसे उस तरीके के ज्यादा लोगों ने वोट दिया है जिसके अंदर खुद ही एक नफरत है। तो सर सबसे पहली बात है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जो छेड़छाड़ हो रही है उसे बंद किया जाए। गांधीयन फिलोसफी, अंबेडकर फिलोसफी, इन सबको प्रमोट करने की जरूरत है। और दूसरा सर ये है कि जो आप कह रहे हैं कि लॉ के लिए तो इनफ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट हुआ, चाहे जो जजमेंट हुई, चाहे मासुका गाइडलाइंस हुए, उसके तहत अगर आप ये ठीक से अगर इम्प्लीमेंट करें तो बिल्कुल इसके लिए कानून बन सकता है। और कभी भी मतलब आपके पास एग्जाम्पल है, राजस्थान गवर्नमेंट ने कानून बना के पास किया हुआ है पिछले साल, आप उसको बेंचमार्क ले सकते हैं। और इस चीज में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कम से कम। और इसमें बहुत सारे प्रोविजंस आ सकते हैं कि फेक न्यूज को कर्ब करने के लिए कि जिस भी वीडियो की वजह से नफरत फैली गई है उस वीडियो की फॉरेंसिक जांच हो, जो एसपी लेवल का ऑफिसर है वो उसको चार्जशीट विद इन मैंडेटरी उसके लिए हो कि अगर मॉब लिंचिंग के केसेस हैं विद इन 90 डेज हो, 90 डेज पास हो। और सर मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज और है कि सर मीडिया ट्रायल, ये एक ऐसी चीज है जो कई जगह चीजों को जस्टिफाई कर देती है और कितनी जगह जो कल्प्रिट्स हैं उसके लिए एक सिंपैथी क्रिएट हो जाता है। सर फॉर एग्जांपल कठुआ केस, जो कठुआ में उस 8 साल की बच्ची का रेप हुआ, कितने न्यूज़पेपर जो देश के प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर हैं उन्होंने ओपनली छाप दिया था कि नहीं ऐसा कोई केस ही नहीं हुआ। और कितने लोग तो सपोर्ट में आ गए कि अगर हुआ भी तो बहुत सही हुआ। तो आप सर समझ रहे हैं कि वहां पे आप भीड़ का हिस्सा खुद बन जाते हैं। और वहां पे भी दिल्ली हाई कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सारे मीडिया हाउसेस पे 10-10 लाख रुपए का फाइन लगाया था। तो सर जरूरी ये भी है कि जब भी मॉब लिंचिंग के केसेस हो उसमें ये प्रोविजन जरूर आए कि जब तक इनिशियल इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती है द मीडिया शुड स्टे अवे फ्रॉम रिपोर्टिंग सच सब जुडिस मैटर्स। फाइन, आप दोनों ही पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और मॉब लिंचिंग पे हमारे दर्शकों को अवेयर करने की कोशिश की। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जब तक देश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई कड़ा कानून नहीं आता है तब तक देश में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और मॉब लिंचिंग को अगर दूर रखना है या मॉब लिंचिंग से बचना है तो यह जरूरी है कि आप स्वयं जागरूक रहें, किसी भी अफवाह पे भरोसा करके किसी भी निर्णय पे ना पहुंचे, सहनशील रहें, टॉलरेंट रहें। समाज हम सबका है, हम सब जैसा सभी लोग जानते हैं सामाजिक जानवर हैं, उसी तरीके से रहें और कोशिश करें कि भारत जो कि वासुदेव कुटुंबकम की फिलॉसफी पे बनी है और रहती है उस चीज को हमेशा जिंदा रखें। Thank you all for watching. Please do not forget to subscribe the channel. Thank you.